30 साल, 35 साल, अपनी जवानी का एक एक कतरा देश के कारखानों, दफ्तरों और मशीनों के हवाले कर दिया। जब रिटायर हुए तो हाथ में क्या थमाया गया? 1,000 रुपए, 1,500 रुपए। आज के दौर में 1,000 रुपए में क्या आता है साहब? एक महीने की बीपी और शुगर की दवाइयां भी ढंग से नहीं आती। ये सिर्फ चंद रुपयों का मसला नहीं है। ये देश के 78 लाख बुजुर्गों के आत्मसम्मान की लड़ाई है। आज बात होगी ईपीएस 95 के उस दर्द की जिसे फाइलों के नीचे दबाने की कोशिश तो बहुत हुई, लेकिन अब ये आवाज देश के हर कोने में गूंज रही है। हर रोज सोशल मीडिया खोलिए तो एक नया दावा तैरता दिखता है। कल से 7,500 रुपए लागू, कैबिनेट ने दे दी मंजूरी, खाते में आने लगे पैसे। लेकिन रुकिए, क्या वाकई ऐसा कोई सरकारी आदेश आया है? या फिर इन बुजुर्गों की उम्मीदों के साथ सिर्फ व्यूज और सियासत का खेल खेला जा रहा है? आज हम इन तमाम झूठे दावों का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ते डीए की असली हकीकत क्या है। सबसे पहले बात उस मूल सवाल की, पेंशनर्स आखिर मांग क्या रहे हैं? मांग सिर्फ इतनी है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपए किया जाए और साथ में महंगाई भत्ता जोड़ा जाए, ताकि जिंदगी जीने लायक बन सके। जब एक सरकारी बाबू का महंगाई भत्ता हर 6 महीने में बढ़ता है, तो उसी देश की रीढ़ रहे इन ईपीएस पेंशनर्स को सालों साल वही 1,000 रुपए की खैरात क्यों दी जाती है? क्या इनके लिए आटा, दाल, तेल और बिजली के दाम नहीं बढ़े? गंभीर बीमारी में जब अस्पताल का बिल सामने आता है, तो एक बुजुर्ग पिता अपनी औलाद के सामने हाथ फैलाने को मजबूर हो जाता है। इस बेबसी का जिम्मेदार कौन है? यही कारण है कि आज राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी से लेकर देश का हर एक रिटायर्ड कर्मचारी सड़कों पर उतरने को मजबूर है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर राज्यों की राजधानियों तक लाठियां और धूप सहने वाले ये बुजुर्ग कोई खैरात नहीं, अपने ही खून पसीने की कमाई का हक मांग रहे हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी समझिए। सरकार और ईपीएफओ के गलियारों में क्या चल रहा है? जब भी 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन की बात उठती है, तो सबसे पहले वित्तीय बोझ यानी फंड की कमी का रोना रोया जाता है। कहा जाता है कि अगर न्यूनतम पेंशन इतनी बढ़ा दी गई तो ईपीएस फंड दिवालिया हो जाएगा, भविष्य की देनदारियां बढ़ जाएंगी। सोशल मीडिया पर कई लोग ये दावा करते हैं कि ईपीएफओ के पास लाखों करोड़ का फंड पड़ा है, तो सरकार तुरंत पैसे क्यों नहीं बांट देती? यहां एक बारीक बात समझनी होगी। ईपीएफओ के कुल फंड और ईपीएस 95 पेंशन फंड में फर्क होता है। ईपीएफओ का बड़ा हिस्सा पीएफ का होता है, जो कर्मचारियों का अपना पैसा है। पेंशन का फंड अलग होता है और सरकार को यह देखना होता है कि आने वाले 20 से 30 सालों तक जो नए लोग रिटायर होंगे, उन्हें पेंशन कैसे दी जाएगी। हालांकि इसका यह मतलब कतई नहीं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ ले। जब कॉरपोरेट घरानों के लाखों करोड़ रुपए के कर्ज माफ हो सकते हैं, तो देश बनाने वाले इन बुजुर्गों के लिए बजट से एक विशेष राहत पैकेज क्यों नहीं जारी किया जा सकता? अब बात करते हैं उस सबसे बड़े दर्द की जिससे लाखों पेंशनर्स रोज जूझ रहे हैं, कागजों का मकड़जाल। सोचिए, एक 70 साल का बुजुर्ग जिसकी आंखें कमजोर हो चुकी हैं, पैर कांपते हैं, उसे कहा जाता है कि जाओ 1985 की सैलरी स्लिप लेकर आओ। अरे भाई, जिस कंपनी में उसने काम किया था वो 20 साल पहले बंद हो चुकी है, मालिक का अता पता नहीं है, तो वो पुराने रिकॉर्ड कहां से लाए? डिजिटल इंडिया के इस दौर में अगर सरकार एक क्लिक पर सारा डेटा निकाल सकती है, तो इन बुजुर्गों को दफ्तर दफ्तर धक्के खाने के लिए क्यों छोड़ दिया गया है? ईपीएफओ को चाहिए कि वो एक ऐसी मानवीय और आसान व्यवस्था बनाए जहां सिर्फ नाम और पीपीओ नंबर से काम हो, न कि पुराने सड़े गले कागजों के नाम पर उनकी पेंशन अटका दी जाए। एक और बहुत बड़ा भ्रम जो फैलाया जा रहा है, हायर पेंशन और 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन। बहुत से लोग इन दोनों को एक ही समझ बैठते हैं। ध्यान से समझिए, हायर पेंशन का मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी वास्तविक सैलरी पर ज्यादा पीएफ कटवाया था और उसके लिए आवेदन किया है। ये एक अलग कानूनी और तकनीकी प्रक्रिया है। लेकिन 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन एक नीतिगत मांग है, जो हर एक पेंशनर के लिए बुनियादी हक